हेलो क्लास 9th। देखिए बेटा, यहाँ तक हो गया था हमारा डाल्टन्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक हमने पढ़ लिया था। उनके 6 पोस्टुलेट्स हमने देख लिए थे, फिर ये चीज़ हमने देखी थी। क्वेश्चंस हमें देखने थे, आपको मैंने होमवर्क दिया था, नो वन रिप्लाइड, कोई बात नहीं। पहले मैं क्वेश्चन फटाफट समझा देता हूँ, फिर एटम पे आएंगे डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब रिएक्टेंट में सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड है, एक 5.3 ग्राम है, एक 6 ग्राम है। द प्रोडक्ट्स जो कि बनता है वेयर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। सो दैट दिखाना है कि दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखिए, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, बनाता है क्या है, सोडियम एसिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। आपको यहाँ दिखाना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही एरो के इधर, यानी कि जो प्रोडक्ट का मास है वो भी होगा। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का जो मास है वो सम करेंगे तो बराबर आना चाहिए सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के। मतलब ये एरो के इधर जो है उसका मास और उसके लेफ्ट साइड दोनों का मास बराबर होगा, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। तो जब इनको क्वांटिटी को ऐड करेंगे इनको मतलब रिएक्टेंट का मतलब ये 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इसको जब ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा। जब ऐड करेंगे इसको 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम एंड 8.2 ग्राम को ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये प्रूव कर देगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन द रेशियो ऑफ 1.8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। ये हमने बताया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये प्लीज़ आप इसका रिप्लाई करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का कंबाइंड द रेशियो ऑफ, ये क्लास में भी हमने होमवर्क दिया था, किसी ने नहीं दिया अभी तक इसका रिप्लाई, तो प्लीज़ रिप्लाई इट। आई विल डिस्कस इट टुमारो। हाँ, इस पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, वो समझाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है तो मैं चाहता हूँ एक बार आप प्रयास करें, नहीं तो मैं कल बताऊँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने पढ़ा था एक पोस्टुलेट में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहाँ फॉलो हो रहा था। हमने जब कल डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, उसमें एक पोस्टुलेट ऐसा आया था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को से कहीं ना कहीं लिंक था, तो वो चीज़ है। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी वहाँ था कि कौन सा डेफिनेट प्रोपोर्शन बताएगा और कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो ये दोनों चीज़ें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कल हमने डिस्कस की थी। वो 6 पोस्टुलेट में से आपको छांटना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन फॉलो कर रहा है या कौन लिंक है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। तो बहुत ईजी है, गो देयर, और पिछली वाले वीडियो में उसको लिंक करके आप बताइए क्या आपको पता है, ठीक है ना। उसमें इन 3 और 4 में कुछ करना ही नहीं है, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उन्हें वहीं से छांटना है, और वहाँ सीधा लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ मेहनत करिए आप। ये तो 3 और 4 तो गिवन है, उसको आप देख लें। दूसरा केवल आप सॉल्व करके भेजिए, ये तीसरा चौथा तो ऑलरेडी गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन प्लीज़ रिप्लाई। सेकंड मतलब ये न्यूमेरिकल टाइप का जो है। अब एटम क्या होता है, सी बुक वाइज तो पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। हमने H लिखा, ये एटम है, H2 लिखा, ये मॉलिक्यूल है, H2O लिखा, ये भी मॉलिक्यूल है। ये एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ क्योंकि रिपीट होता रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग। अगर कोई सिंगल दिख रहा है जैसे H लिखा हो तो ये एटम है, और जब 2 एटम या 2 से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये एटम हो गया, ये भी मॉलिक्यूल हो गया और ये भी मॉलिक्यूल। मैंने बोला 2 या 2 से अधिक, तो ये 2 है, और इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये 3 है। तो या 2 या 2 से अधिक एटम मिलेंगे तो ये दोनों, यानी कि दोनों ये मॉलिक्यूल और ऊपर वाला एटम है। अब ऐसे मॉलिक्यूल जैसे H2 है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें, ये भी मॉलिक्यूल है ना H2, हाँ, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम हो, जैसे H2 में केवल H और H है, सेम टाइप के एटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम हो उनको एलिमेंट बोलते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था व्हाट इज़ एन एटम के पहले। अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ एन एटम, लाइन बाय लाइन हम जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सॉरी, व्हाट इज़ एन एटम। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मेजॉन बिल्डिंग वॉल्स
फ्रॉम दीज वॉल्स ए रूम एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म ए बिल्डिंग. व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूज बिल्डिंग. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सब जो यूनिट है उसकी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं. व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंटी हिल. एंटी हिल का क्या है, कुछ ना कुछ होगा ना. इट इज़ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, है ना. सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स. जितनी भी सब्सटेंस आपको आपके सराउंडिंग में दिख रहे हैं, ऑल आर द व्हाट, उन सब के बिल्डिंग ब्लॉक क्या हैं, एटम्स हैं. क्योंकि इस एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एनी मैटर अकॉर्डिंग टू डाल्टन. अच्छा, अब जब एटम बहुत छोटा ही हमें पता चल गया ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सब्सटेंस का, तो जैसे अब एटम अगर पता चल गया सबसे छोटा तो कितना बड़ा होता है ये. अब ये देखना, हाउ बिग. एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनी थिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ. जो हम कंपेयर और इमेजिन कर सकते हैं उससे भी कहीं छोटे होते हैं. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर बेयरली एज थिक एज दिस सीट ऑफ पेपर. कई मिलियन एटम जब मिलेंगे तब तो जाके कहीं ये जो पतला सा पेज होता है वो कहीं बनता है. तो सोच लीजिए एटम कितने छोटे होते हैं. अच्छा, एक यूनिट दी जाती है उसको आप देखेंगे, यहाँ देखिए, एटॉमिक रेडियस. एटम की साइज़ को मेज़र करने के लिए एटॉमिक रेडियस, उस एटम की रेडियस देखते हैं और वो उसको मेज़र किया जाता है नैनोमीटर में, जिसको एनएम से रिप्रेजेंट करते हैं. और 1 मीटर में होता है 10⁻9 एनएम, या 1 एनएम में होता है 10⁻- मीटर. ठीक है ना. अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एटॉमिक साइज़, इस एटम की साइजेस कुछ दी हुई हैं. रेडियाई का मतलब वही एटॉमिक रेडियस है. और एग्जांपल 10⁻10 किसका, हाइड्रोजन का. और 10⁻10 किसका, वाटर का. 10⁻8 किसका, हेमोग्लोबिन का. 10⁻4 किसका, सैंड का. 10⁻6 किसका, आंट का. 10⁻1 किसका, एप्पल का. सी एक चीज़ और ध्यान देना आपको, ये आपको लर्न बिल्कुल नहीं करना है. अगर बहुत लर्न करना चाहते हैं तो ये हाइड्रोजन और पानी का देख लीजिएगा, वैसे कि 10⁻6 और फिर 10⁻9 होता है, लेकिन याद कुछ नहीं करना इसमें, है ना. अच्छा, हम we might think that if atoms are so insignificant in size, जब साइज़ में इतने छोटे होते तो why should we care about them, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं. this is because our entire world is made up of atom. पूरा वर्ड ही बना हुआ है एटम से. we may not be able to see them but they are there and constantly affecting whatever we do. हम भले ही उनको मतलब देख नहीं सकते, लेकिन हमारी हर एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू लर्न देम. थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स. कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, उनकी हेल्प से, जैसे हमने बताया एटम नहीं देख सकते ना पहले हमने बताया, लेकिन जो कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, with the help of them we can now see the atoms of atoms particle of any matter. उन टेक्निक्स का यूज़ करके, जैसे यहाँ पे एक इमेज बनाई गई है, एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन को जब मैग्नीफाई करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखते हैं उसके छोटे छोटे एटम. ये हल्के हल्के, ये जो गोल गोल सा थोड़ा दिख रहा है, बस इमेज है किसका, सिलिकॉन के एटम के. ठीक है. चलिए, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अच्छा, जब एटम वगैरह ढूंढ लिया गया कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटॉमिक रेडियाई, अब उसको दिखाएंगे कैसे, क्योंकि बार बार हाइड्रोजन लिखना, सिलिकॉन लिखना, उतना बड़ा बड़ा स्पेलिंग लिखना नहीं, अब उसको सिम्बलाइज़ करने की बात चली. तो व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. अभी क्या है, तो अभी का जाने के लिए थोड़ी हिस्ट्री से शुरू करते हैं. डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिम्बल्स फॉर द एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. जब सिंबल बनाते थे, वो बनाया था उन्होंने हाइड्रोजन का या किसी का भी, तो उन्होंने केवल उसको सिम्बलाइज भर नहीं किया, उस सिंबल से उन्होंने उसकी मात्रा ही बताने का प्रयास किया था. दैट इज़ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है ना, मतलब उस एलिमेंट का एक एटम वो रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है ना. Berzelius suggested that the symbol of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element. Berzelius ने ये सजेस्ट किया कि सिंबल जो है एलिमेंट के be made from 1 or 2 letter of the name of the element. उस एलिमेंट के जब स्पेलिंग लिखते हैं तो उसके फर्स्ट 2 लेटर या 2 लेटर से मिलके बनाया जाए, ऐसा कुछ उन्होंने प्रपोज किया. ठीक है ना. लेकिन डाल्टन ने कुछ इस तरीके से प्रपोज किया था.
ठीक है। ये डाल्टन ने प्रपोज किया जब, तो उन्होंने बताया कि सिंबल के साथ साथ उन्होंने क्वांटिटी बताई। मैंने क्या मतलब, अगर ये हाइड्रोजन का बना है तो मतलब हाइड्रोजन का एक एटम ही रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब उन्होंने सिंबल के साथ साथ क्वांटिटी बताई, और क्वांटिटी में बताया कि एक एटम का है ये। कार्बन का इस तरह, ऑक्सीजन का इस तरह, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, मरकरी, ठीक है ना। सिम्बल्स फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय व्हाट, डाल्टन। तो ये थे डाल्टन भाई, इन्होंने बताया कि ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये तो और ख़तरनाक है, इससे बढ़िया तो हाइड्रोजन फास्फोरस ही लिख लेगा बंदा, है ना। ये मर्सिडीज और BMW बढ़ाने से बढ़िया। तो फिर और रिसर्च होने लगा आगे In the beginning, the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, शुरू में ये होता था. For example, the name copper was taken from Cyprus. Some names were taken from specific colors. कुछ जगहों से तो कुछ कलर से लिए गए हैं. जैसे for example, gold was taken from the English word meaning yellow. हाँ, nowadays IUPAC जो कि एक संस्था है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, सिम्बल्स एंड यूनिट्स. यही प्रपोज कर दिया और बताती भी है कि किसका क्या सिंबल होगा, किस एलिमेंट का क्या यूनिट होगा. मीनिंग ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश. IUPAC ने जो बताया है, उसने ये बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट की जो स्पेलिंग होती है उसके फर्स्ट 2 लेटर से ही उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. लेकिन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज़ ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर एज स्मॉल एज लोअर. जैसे एल्यूमिनियम का ए और स्मॉल एल, मतलब पहला बड़ा रहेगा, दूसरा स्मॉल रहेगा, ठीक है ना. क्लोरीन का Cl लिखते हैं तो C कैपिटल रहता है, L स्मॉल रहता है, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का अगर लिखना तो केवल H. एल्यूमिनियम का लिखना जो मैंने बताया ऐसे Al लिखेंगे, नहीं ये नहीं कि दोनों बड़ा लिख देंगे तो नहीं माना जाएगा. कोबाल्ट का ऐसे लिखेंगे C और O बगल वाला मतलब छोटा रहेगा सेकंड वाला. अगर दोनों बड़ा लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा. ये तो CO अगर पूरा लिखेंगे तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा कोबाल्ट का, जबकि ऐसे होता है, ठीक है ना. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. एक सेकंड, ये सिंबल ख़त्म कर लेते हैं. Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. अच्छा, कुछ जैसे एल्यूमिनियम हो गया तो एल्यूमिनियम का स्पेलिंग जब लिखेंगे तो ए के बाद ही तुरंत एल आ जा रहा है. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसका सिंबल बनाने के लिए तुरंत बाद वाले लेटर को ना लेके कुछ बाद में, जैसे क्लोरीन का CHLORINE होता है तो इसका CH नहीं किया गया, C और L लिया गया. तो लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम बाद में कहीं आते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरीन अभी मैंने बताया. जिंक का भी देखिए ZINC होती है स्पेलिंग, तो इस हिसाब से तो ZI होना चाहिए जिंक का, लेकिन Z और N लिया गया. तो ज़रूरी नहीं है कि पहला और दूसरा ही हो, पहला और कहीं बाद वाला भी कोई अक्षर लिया जा सकता है. अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन. अच्छा, लैटिन नेम से भी कुछ लिया गया है, जर्मन या ग्रीक से लिए. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज़ Fe. आयरन का तो IR होना चाहिए ना, लेकिन Fe है. क्यों? क्योंकि इट्स लैटिन नेम इज़ फेरम. फेरम लैटिन नेम है तो यहाँ से Fe लिया गया. सोडियम का Na कहाँ से? नेट्रियम से. Na नेट्रियम में आया ना, तो कुछ का लैटिन नेम से उन लैटिन नेम में भी उनके फर्स्ट 2 लेटर से लिया गया. जैसे Fe फेरम से, नेट्रियम से Na, पोटेशियम कैलियम से के लिया गया केवल. देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ ए नेम एंड ए यूनिक केमिकल सिंबल. हर एलिमेंट के बाद कुछ यूनिक नेम है और उनका यूनिक सिंबल भी है, जिसका कुछ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है. आप लोग प्लीज़ इसको एक बार देख लें, प्लीज़ इसको एक बार पूरा देख लें. यही सिंबल आपको पता होना चाहिए, याद नहीं करना, केवल एक बार देख लेना है ना. ये होमवर्क है आपका, ठीक है. ठीक है, तो फिर the above जो टेबल होगा, the above table is given for you to refer to what whenever you study about elements. Do not bother to memorize all in one go. मैंने कहा ना कि आप उसको याद ना करें.
विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा, रिपीटेड यूजेज, यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सिंबल। अपने आप आपको याद हो जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं है। तो बस करना आपको होमवर्क, हम यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक मास से देखेंगे। यहाँ तक हो गया आपका, इसके पहले तक, जैसे एटॉमिक मास के पहले तक आपका होमवर्क यही है। इसको ज़रा सा एक बार क्या कई बार दिन में 1-2 बार देख लेना है, जिससे इसका सिंबल मेमोराइज हो जाए। ओके, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।